नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, एक ख़बर तो ये है कि अडयाला जेल में एक मुलाकाती आया, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इनकार कर दिया और वो मुलाकात के बग़ैर ही अडयाला से वापस लौट गया। अब ये मुलाकाती कौन था और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसके साथ मुलाकात करने से क्यों इनकार किया, ये मामला क्या है, एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए बुरी ख़बर है, मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की ख़बर है। तहरीक इंसाफ को और बानी PTI इमरान खान को, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे, क्योंकि बड़ा इंकिशाफ किया गया है, बड़ा दावा किया गया है कि क्या होने जा रहा है और इस प्लॉट में या इस फैसले में कौन कौन लोग जो है वो शामिल हैं। इसके अलावा नाज़रीन कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में तो हम बात करेंगे दो विकटें गिरी हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और एक मुसम्मिक नवाज़ की। एक तो शफ़कत महमूद साहब ने सियासत से अलहदगी का ऐलान किया और उनसे पहले जो मुसम्मिक नवाज़ के साबिक़ सेनेटर हैं आसिफ किरमानी साहब, उन्होंने भी नून लीग के से अलहदगी के हवाले से अपना जो है वो उसकी तस्दीक कर दी। अब नाज़रीन, ये जो आसिफ किरमानी साहब ने ऐलान किया कि मौजूदा जो नवाज़ शरीफ हैं ये वो पहले वाले नवाज़ शरीफ नहीं, बल्कि लगता है कि नवाज़ शरीफ को जो है बेबस कर दिया गया है और एक ऐसा खुशामती टोला है जो सिर्फ़ अच्छे की गर्दान जो है वो नवाज़ शरीफ के सामने लगा के रखता है, जबकि मैं नवाज़ शरीफ साहब से कहता हूँ कि सब अच्छा नहीं है। अब ये जो नाज़रीन सेनेटर, अपने साबिक़ सेनेटर आसिफ किरमानी साहब हैं, इनकी अगर हम माजी की बात करें तो जब ये नवाज़ शरीफ साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो जो आज ये कह रहे हैं ना कि नवाज़ शरीफ के गिर्द ऐसा टोला है जो कि खुशामद करता है और सब अच्छे की गर्दान करता है, माजी में ये भी यही कुछ किया करते थे। ये भी नवाज़ शरीफ साहब को ये बताते थे कि मियाँ साहब सब अच्छा है, बस आप फिक्र ना करें। इस पार्टी के रहनुमा ने अगर ये बयान दिया है तो इसकी परवाह ना करें, इसको कौन सुनता है, इसका तो हल्के में वोट बैंक ही नहीं है। ये पार्टी के लोगों की नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकातें नहीं करवाते थे, रोड़े अटकाते थे, नवाज़ शरीफ के बड़े करीब थे और करीब होने की वजह से जो आज ये इल्लतें बयान कर रहे हैं कि पार्टी के लोग खुशामद करते हैं, सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं, ये इल्लतें माजी में इनमें भी मौजूद थीं। वो नून लीग के बारे में तो वैसे भी लोग कहते हैं कि इनके बहुत सारे रहनुमाओं में कि गर्दन में ऐसा सरिया है जो जब अपोजिशन में होते हैं तो नरम पड़ जाता है, जब हुकूमत में आते हैं तो वो सख्त हो जाता है, उसका हुजम बढ़ जाता है, ज़्यादा मोटा हो जाता है सरिया, उसकी सख्ती बढ़ जाती है। अब ये जो आसिफ किरमानी साहब आज ये कह रहे हैं कि नून लीग छोड़ने के वाले से जल्द जो है अपना बयान जारी करूँगा, और वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए दूर हो गया हूँ क्योंकि अब नून लीग जो है महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है और इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। अब नाज़रीन, इसकी वजह क्या है जो किरमानी साहब आज ये जो अपनी जमात के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि इनको सेनेट का टिकट नहीं मिला। अब सेनेट का टिकट नहीं मिला, क़यादत से दूर हो गए, तो अब ये भी नून लीग के साथ ही होता है कि अब देखें ना कि नवाज़ शरीफ का पॉलिटिकल सेक्रेटरी हो तो कितना नवाज़ शरीफ के करीब होगा, लेकिन आज नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ और नवाज़ शरीफ की पार्टी के ख़िलाफ़, नवाज़ शरीफ की पार्टी के फ़ैसलों के ऊपर जो है आज इस किस्म की बात कर रहा है कि खुशामती टोले ने घेर लिया है, माजी में सब कुछ करते रहे। तो ये होता है नाज़रीन, जब आप पार्टी छोड़ते हैं आपको बहुत सारी खामियाँ नज़र आती हैं। अभी ज़ुबैर अमर साहब का देख लें, जब पार्टी के बहुत करीब थे, पार्टी क़यादत के करीब थे, तब सब अच्छा था। अब पार्टी क़यादत ने दूरी अख्तियार की है तो उनको सब बुरा नज़र आने लगा है। इसी तरीके से नाज़रीन, जो शफ़कत महमूद साहब ने आज सियासत से किनारा कशी का ऐलान किया है कि मैं ज़ाती वजूहात की बिना पर सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर रहा हूँ, कोई दबाव नहीं है, कोई किस्म का प्रेशर नहीं है, तो नाज़रीन उनके इस ट्वीट के बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया और शफ़कत महमूद साहब का जो माजी है वो उन्होंने अवाम के सामने रखा, पब्लिक के सामने रखा। एक तो नाज़रीन ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने ट्वीट में बताया कि शफ़कत महमूद को मैं 1964 से जानता हूँ,
गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और हॉस्टल से ताल्लुक़ का आगाज़ हुआ और मुझे इनसे 50-55 साल करीबी दोस्ती की गलतफहमी भी रही। वैसे नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क में हुक्मरान जो तबका है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में बैठा है, चाहे वो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठा है, चाहे किसी और जगह पे इक़्तिदार के ऐवानों में बैठा है, ज़्यादातर का ताल्लुक़ या तो आपको एचईएसएन से मिलेगा या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से मिलेगा। और दौर वही है जो ये बता रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब 1964। इसमें नून लीग के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, तहरीक इंसाफ के भी हैं, फ़ौज में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं। यानी ये ऐसे चंद इदारे हैं, तालीमी इदारे, जहाँ से निकलने वाले जो लोग हैं वो सियासत के ऐवानों में आते हैं और मुल्क की बागडोर को संभालते हैं या चलाते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि मुझे गलतफहमी रही कि मेरा 50 से 55 साल तक का जो है वो शफकत महमूद के साथ करीबी ताल्लुक़ है। वो कहते हैं इस दौरान बहुत से अच्छे बुरे काम इकट्ठे किए, बुरे ज़्यादा और अच्छे कम किए। इमरान खान की काबीना ने मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया तो मौसूफ ने यानी शफकत महमूद ने मेरे खिलाफ धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेरे अकामे और बैरून मुल्क तनख्वाह को इसकी वजह बताया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मैंने एफआईए की इंक्वायरी भुगती, मेरा अकामा और तनख्वाह व कारोबार सब 30 साल से डिक्लेयर्ड हैं, इन पर टैक्स देता हूँ। इंक्वायरी निमट चुकी है मगर कुछ लोग तो पहचाने गए, लेकिन ये पहचानने में निस्फ सदी लगी। मसूफ़ की सियासत पीपल्स पार्टी से शुरू हुई यानी शफकत महमूद की, और फिर वहाँ से चलती हुई, फिर परवेज़ मुशर्रफ से चलती हुई, शहबाज शरीफ और पीटीआई पे आके ख़त्म हुई। जब शहबाज शरीफ के साथ थे शफकत महमूद तो इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़े अच्छे कॉलम्स लिखा करते थे, अंग्रेज़ी में अच्छे कॉलम लिखा करते थे। मुश्किल वक्त में ताल्लुक़ निभाना और डीएनए में वफ़ादारी और हौसला होना अल्लाह की अता है। वैसे नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो चट्टा बट्टा खोल के रखा है अपने शफकत महमूद साहब का, अगर हम बात करें किसी पॉलिटिकल पार्टी की कि वो सबसे ज़्यादा अवामी है और एक्सेस से अपने उनके कारकुनान की, अपने लीडरान के साथ, वो नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को, उनके लोगों को, उनको रहनुमाओं को मिलना चाहिए कि अगर वो अपोजिशन में हैं तब भी अपने वोटर के, अपने सपोर्टर के एक्सेस में होते हैं, हुकूमत में आते हैं तब भी एक्सेस में होते हैं, और हुकूमत में आके अपने मुखालफिन के काम भी करते हैं। ये मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ, मैंने कोई पीपल्स पार्टी से काम नहीं करवाना कोई, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। बाकी दीगर जो सियासी जमातें हैं जब अपोजिशन में होती हैं तो बड़ी अच्छी होती हैं, आपका टेलीफोन भी अटेंड कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो फिर टेलीफोन नहीं अटेंड होते। और सबसे अच्छे अगर मीडिया मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 है। ये क्रेडिट तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए। अवेलेबल होते हैं इनके लोग और इनका पॉलिसी स्टेटमेंट एक ही होता है, जो पार्टी की सतह पर फैसला होता है तमाम पार्टी के रहनुमा, पार्टी के लोग उसको फॉलो करते हैं। तो मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से तहरीक इंसाफ बेस्ट, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वर्स्ट जो मीडिया मैनेजमेंट है वो मुस्लिम नवाज़ की है। माफ़ी चाहता हूँ बात कहीं से कहीं जाने के लिए। अब आ जाते हैं नाजरीन, असद कैसर साहब ने जी आज एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया जिसमें वो ये कहते हैं कि 26 जुलाई से जुमे के रोज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं, और इसके मकासद में जो 3 उन्होंने बताए हैं, एक मकसद ये है कि इमरान खान साहब की और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की बुशरा बीबी साहब की रिहाई करवानी है। यानी इस एहतजाज का एक मकसद ये है कि हमने रिहाई करवानी है अपने लोगों की। और फिर साथ में ये भी असद कैसर साहब कहते हैं कि उनके जो MNAs हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के वाले से जो फैसला दिया है उसके बाद हमारे अरकान असम्बली को जो है वो धमकियाँ दी जा रही हैं। क्या कहते हैं नाज़रीन, ये सुन लें नाज़रीन, खुद ही असद कैसर साहब ने ट्वीट क्या किया। वो कहते हैं कि MNAs को ख़रीदने के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स कर रहे हैं, लोगों को दबाया जा रहा है कि अपनी वफादारी तब्दील करें। उनको कोई शर्म हया नहीं है, इनको कोई शर्म हया नहीं है। इन्होंने हर सूरत इक़्तिदार से चिमटना है। आप लोगों ने निकलना है, जुमे को तारीख़ी एहतजाज करेंगे। तमाम सियासी जमातें बिलखसूस GDA को एहतजाज में शिरकत की दावत देंगे। अब ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान निकालने तो चले हैं, तहरीक का आगाज़ तो करने चले, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब अभी तक इनके साथ नहीं हैं और GDA को भी इन्होंने दावत देनी है। लेकिन आज ये जो इन्होंने कहा ना कि हमारे MNAs की बोलियाँ लगाई जा रही हैं, उनको ख़रीदने की कोशिश की जा रही, तो इसके ऊपर रिस्पांस दिया है जो हुकूमती इतलात व नशरियात के वज़ीर हैं अता तारर साहब। अता तारर साहब ने कहा, एक तो अता तारर साहब ने कुछ इंकशाफात की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन बनाने चली थी कि बन्नू वाक़े पे, जो वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आया, अमन मार्च पे, उस पर हम जुडिशल कमीशन बनाएंगे और जुडिशल कमीशन जो है मामले की साफ शफाफ गैर जानिबदाराना तहकीकात करेगा। तो वफाकी हुकूमत ने इस सूबाई तहकीकाती कमीशन को मुस्तरद कर दिया है।
अता तार साहब ये कहते हैं कि बन्नू वाक़े में तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुलविस हैं। ताजरों का अमन मार्च था, ताजर ये एहतजाज, ये रैली निकाल रहे थे, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शामिल हो गए और फिर फायरिंग कर दी गई। और फायरिंग के नतीजे में उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बल्कि ये भी अता तार साहब ने कहा कि एक सिपाही सुबहान ने जो ग्रेनेड फेंका गया था उसके ऊपर जो है वो छलांग लगाई, जिससे हज़ारों जो लोग हैं उनकी जानों को बचाया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि 8 लोग इसमें जो है वो जाँ बहक हुए हैं और 20 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन अता तार साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाया है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलविस है। अता तार साहब ये कहते हैं कि पीटीआई दहशतगर्द जमात है और इसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि टीटीपी तहरीक इंसाफ होना चाहिए, यानी तहरीक तालिबान तहरीक इंसाफ नाम होना चाहिए। ये अपने अता तार साहब ने कहा। लेकिन उन्होंने इंकशाफ ये किया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला है, इस हवाले से पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत जारी है, मुशावरत चल रही है और पीपल्स पार्टी मुनासिब फैसला करेगी। लेकिन जहाँ तक आर्टिकल 6 का मामला है, इमरान खान के खिलाफ मुकदमा बनाने का, कासिम सूरी के खिलाफ मुकदमा बनाने का, आरिफ अलवी के खिलाफ मुकदमा बनाने का, तो इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ जो है वो एग्री है, मुत्तफिक है कि ये आर्टिकल 6 का मुकदमा बनना चाहिए। लेकिन साथ में अता तार साहब ने ये दावा किया है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बन्नू वाक़े में मुलविस है और ये सियासी जमात नहीं दहशतगर्द जमात है, तो इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा और किसी किस्म की रियायत देने का जो तासुर है वो बिल्कुल इसके ऊपर कोई समझौता या रियायत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो नहीं दी जाएगी। और ये भी उन्होंने कहा कि बन्नू वाक़े में मुलविस तो तहरीक इंसाफ है, लेकिन ये इल्ज़ाम चूँकि पुरतशद्दुद तहरीक इंसाफ की सियासत है तो इनकी ख्वाहिश थी, इन्होंने कोशिश की कि इल्ज़ाम जो है वो फ़ौज के ऊपर लगाया जाए। तो ये अता तार साहब कहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जज साहबान का, जिस पर तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि अगर चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्तीफ़ा ना दिया गया तो फिर 20 जुलाई के बाद यानी 21 जुलाई को जो चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा हैं और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, उनके खिलाफ पार्टी सतह पर जो है वो बरतरफी का जो रेफरेंस है, उहदों से हटाने का जो रेफरेंस है, वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर किया जाएगा। आज नाज़रीन सामान्य उसकी खबर है। वैसे तो कल हम आपके साथ एक खबर शेयर कर चुके हैं कि अलीम आदल शेख, उसके साथ नूरुल हक कुरैशी साहब और शबीर अहमद नामी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ जो है वो बरतरफी का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भिजवा दिया गया है। लेकिन अब पार्टी सतह के ऊपर ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भेजा जाएगा, जो कि कहा जा रहा है कि जो वकील रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनकी जानिब से कल ओहदों से हटाने का जो रेफरेंस है ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो खलील रहमान कमर साहब वाली ख़बर है, उस हवाले से भी आपके साथ डिटेल शेयर करने से पहले आपको बताते चलें कि आज जो नैब की टीम है वो इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंची थी। तोशाखाना 2 केस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनका इंटरव्यू करने के लिए, सवालों का जवाब लेने के लिए। लेकिन 2.5 घंटे तक जो नैब की टीम थी वो अडयाला जेल में मौजूद रही और इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी साहबा ने नैब की टीम के साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया। और फिर 2.5 घंटों के तवील इंतज़ार के बाद जो नैब की टीम तफ्तीशी मुस्तनसर हुसैन शाह की क़यादत में वहाँ पर पहुँची थी, वो वहाँ से वापस चले गए और किसी किस्म के सवाल या जवाबात का सेशन इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के साथ ना हो सका। और आप नाज़रीन को बताते चलें कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है तोशाखाना कन्या, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें आज जिस्मानी रिमांड का आखिरी दिन था। कल इस तोशाखाना 2 रेफरेंस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को जो है जज साहब की अदालत में मोहम्मद अली वड़ाई साहब के रूबरू जो है अडयाला जेल में पेश किया जाएगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन खलील रहमान कमर साहब वाली जो खबर है, ये नाज़रीन एक FIR का इंदराज करवाया गया है खलील रहमान कमर साहब की तरफ से। और ये नाज़रीन FIR 15/7/2024 की है। इसमें नाज़रीन खलील रहमान कमर साहब ये कहते हैं, जो कि SHO थाना को ये दरख्वास्त दी गई है, इसमें कहा गया है कि बखिदमत जनाब SHO साहब लाहौर के SHO साहब थाना संद लाहौर, जनाब आला गुजारिश है, यानी इस पूरे FIR को मैं पढ़ूँगा, 1-2 मिनट लगेंगे, आपको वाक़या समझ आ जाएगा कि वाक़या है क्या, जो कि नरेट किया है खलील रहमान कमर साहब ने। फिर इसके बाद जो सवालात जन्म लेते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। खलील रहमान कमर साहब कहते हैं कि जनाब SHO साहब थाना संद लाहौर, जनाब आला गुजारिश है कि मैं एक लेक सिटी
260 नंबर हाउस में फ़लाँ फ़लाँ में रहायश पजीर हूँ और 15/7/2024 को तकरीबन रात 12 बजे के करीब मुझे नामालूम नंबर से कॉल आ रही थी। जब मैंने नंबर अटेंड किया तो उसने अपना नाम आमना अरूज बताया और कहने लगी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इंग्लैंड से आई हूँ और आपके साथ ड्रामा बनाना चाहती हूँ। मुझे बहरिया टाउन की लोकेशन उन्होंने सेंड कर दी और मैं जो है वो लोकेशन पर 4:40 पर वहाँ पे पहुँचा। यानी 12 बजे के करीब इनको कॉल आती है और फिर जो है ये 4:30 बजे, 5:30, पौने 5 बजे जो है बहरिया टाउन की लोकेशन पे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और ये इटसेल्फ एक क्वेश्चन रेज़ करता है कि 12 बजे कॉल आई, आपने क्यों रिस्पॉन्ड करके आप पौने 5 बजे वहाँ पे पहुँच गए। और फिर आगे लिखते हैं कि 4:40 वहाँ पे पहुँचा तो आमना अरूज ने मुझे कमरे में बिठाया। इस दौरान मैं मेन दरवाजे पे दस्तक हुई तो आमना अरूज बोली कि कोई डिलीवरी देने आया है। और दरवाज़ा खुलते ही तकरीबन 7 के करीब लोग जदीद असले से लेस जो है अंदर दाखिल हो गए, जिन्होंने मेरे हाथ खड़े करवा के मेरी तलाशी लेना शुरू कर दी। मेरा पर्स ले लिया जिसमें 6,000 रुपये थे, ATM कार्ड था, बैंक अल हबीब का शनाख्ती कार्ड वगैरह था, मेरा मोबाइल फ़ोन iPhone 11 मालियाती 1.5 लाख रुपए जिसमें सिम नंबर फ़लाँ 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 वो मौजूद थी, चल रही थी। और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की कापी गन पॉइंट पे छीन ली। मुझसे ज़बरदस्ती मेरे फ़ोन का पासवर्ड जो है वो पासवर्ड और फ़ोन का डाटा अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र किया गया और मुझे बुरी तरह से ज़दोकोब करने लगे। इसी दौरान इनमें से अब आगे खलील रहमान कमर साहब कहते हैं कि इसी दौरान में से एक ने मेरा बैंक अल हबीब का ATM कार्ड लेके उठा और गन पॉइंट पर मुझसे पासवर्ड मांगा और अल हबीब और अलाइड बैंक के ATM मशीन से 2 लाख रुपए 2,67,000 रुपये निकलवा लिया और कहा कि तुम्हें यहाँ मारने का हुक्म दिया गया है। साथ ही कहते हैं कि 1 करोड़ का मुझसे तावान का मुतालबा करने लगा, जो मैंने बताया कि मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। इस दौरान ये 7 किसी मर्द और एक औरत मुझे अगवा किया और फ्लैट से नीचे ले आए, जहाँ पर मज़ीद 5 कस मर्द मुसल्लह असलहा खड़े थे, जिन्होंने यानी वहाँ से उस मकान से निकाल के कहीं और ले जा रहे हैं। मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला और किसी नामालूम मकाम की जगह पे की तरफ निकल पड़े। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी और रकम का मुतालबा करते रहे। कुछ देर बाद किसी नामालूम मकाम पर उन जगह पर मुझे गाड़ी पे उतारा और जहाँ पर इर्द गिर्द मुसल्लह अफराद लोग मौजूद थे और मुझे सड़क के किनारे बिठा दिया। तकरीबन 2 गाड़ियों में कुछ लोग आए और फिर आंखों पे पट्टी बांध कर किसी नामालूम जगह पे ले गए। इस दौरान जो शख्स गाड़ी चला रहा था उसने मेरी 1 लाख रुपये मालियत की जो घड़ी थी वो उतरवा ली और मुझे जीप से नीचे उतार कर जहनी जिस्मानी तशद्दुद का निशाना किया। यानी वायलेंस की बात वो कर रहे हैं कि तशद्दुद किया गया और मुझे कहा गया कि अब कलमा पढ़ लो। मेरे पाँव में फ़ायर किया, जो कि खुशकिस्मती से मैं बच गया। और फिर मुझसे रकम का मुतालबा करने लगे तो मैंने कहा कि मुझे मोबाइल दे, मैं किसी रिश्तेदार या दोस्त से जो है वो बंदोबस्त करता हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन दिया तो मैंने अपने हफीज़ नामी दोस्त को कॉल की कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, जिसने 15-20 मिनट के बाद कॉल करके मुझे बताया कि मेरे पास इतनी रकम ना है। ये सुनकर मुझे ये लोग मारने लग गए, मेरे साथ सख्त ज़्यादती हुई है, इनको गिरफ़्तार करके मुझे मेरा सामान जो है वापस दिलवाया जाए और कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। ये जो नाज़रीन पूरी अगवा और तशद्दुद की और लूट मार की जो खलील रहमान कमर साहब के साथ हुई है, इस कहानी में बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं कि आप रात के एक पहर एक अजनबी खातून आपको कॉल करती है, आप क्यों गए उसके साथ मुलाकात करने के लिए, और फिर आप 12 बजे के बाद कोई 5 घंटे के बाद वहाँ पे जा रहे हैं। और फिर ये है कि अगर वाकई ये वाक़या पेश आया तो काबिल मज़म्मत भी है, लेकिन इसको ट्रेस आउट किया जा सकता है। जो खलील रहमान कमर साहब की अपनी लोकेशन है, उनका मोबाइल उनके पास था, वो भी देखा जा सकता है। और फिर जब ATM कार्ड को इस्तेमाल करके लाइट बैंक के ATM से रकम निकलवाई गई, वहाँ पर भी CCTV कैमरा मौजूद होगा। जहाँ पे गए वहाँ पर भी CCTV कैमरे होंगे। जिसके घर गए उस जगह की लोकेशन की निशानदेही भी खलील रहमान कमर साहब कर सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ जो मोबाइल लेकर अपने दोस्त को कॉल किया कि मुझे इतने पैसे चाहिए, उससे भी उस शख्स का डाटा निकल सकता है, खातून के मोबाइल फ़ोन का भी डाटा निकल सकता है। तो कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं होगा अगर वाकई ये वाक़या इनके साथ पेश आया है, अनटिल अनलेस जो है ये किसी और वाक़े को कोई और रंग जो है वो ना दिया गया हो। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा।